गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो फटाफट सारी न्यूज़ देख लेते हैं। बहुत काम की न्यूज़ है, सारा अखबार देखेंगे। जो आपको काम की लगे आप देखना, डिटेल में मुझे बता देना, मैं डिटेल में दे दूंगा आपको। सेट ने कहा है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो पूर्व प्रबंधक है चित्रा रामकृष्ण तथा CEO रवि नारायण से कथित अनैतिक लाभ वसूली का आदेश उन्होंने रद्द कर दिया है। ये आदेश सेबी ने दिया था। सेट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे हम ये कह सकें उन्होंने अनुचित तरीके से धन कमाया था। सेबी ने ये अप्रैल 2019 में आदेश जारी करा था, ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इन पे जो लगाया था जुर्माना 625 करोड़ रुपए का लगाया था, साथ में 12% ब्याज भी लगाया था और ये ब्याज उन्हें 2014 से देना था। इसको इन्होंने रद्द कर दिया है। सेट ने जुर्माना रद्द कर दिया और साथ ही NSE को 100 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो रुपए आप दे चुके हो उसमें आप ये 100 करोड़ रुपए घटा सकते हो। मतलब अगर उन्होंने 50 करोड़ पहले से जमा कर दिए हैं तो 100 करोड़ का जो अब निर्देश दिया है उसमें 50 करोड़ घटा के आप आगे के 50 करोड़ दे देना। 6 हफ्ते का उन्होंने वक्त दिया है, 6 हफ्ते के भीतर आप दे सकते हैं पैसा। और अगर सेबी के पास ज़्यादा मतलब उन्होंने ज़्यादा 200 करोड़ रुपए दे दिए हैं सेबी को, तो सेबी 6 हफ्ते के भीतर वापिस एक्सचेंज को अपनी रकम लौटा देगा। ट्रिब्यूनल ने जो रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण के पर अनुचित तरीके से कोई लाभ उन्होंने कहा कि नहीं हासिल करा है, तो सेबी ने इन पे एक और लगाया था कि 5 साल तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी और किसी भी बाजार जो बुनियादी ढांचा उससे जुड़ेंगे नहीं, उस पर भी रोक लगा दी है, उनका टाइम पीरियड कम कर दिया है। साथ ही सेबी ने जो इन पे रामकृष्ण और नारायण पर 25% जो वेतन था वो रोकने का आदेश लगाया था, वो भी आदेश उन्होंने से रोक दिया है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने जो NSE के कर्मचारी हैं उनके लिए आदेश दिया है कि आप उनके खिलाफ ये जांच शुरू कर सकते हैं, उसके लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये न्यूज़ जो NSE के लिए और चित्रा जी के लिए काफ़ी अच्छी मिली, उनको काफ़ी अच्छी राहत मिली। यहाँ से आगे देख लेते हैं। भारत में ही बनेंगे एप्पल के 25%, मतलब 25% फ़ोन अब भारत में ही बनेंगे। किसके? आईफोन के। अच्छी न्यूज़ है, देख लेते हैं थोड़ी सी। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने कहा जो अमेरिका की जो दिग्गज कंपनी है वो भारत में अपना उत्पादन बढ़ाएगी। आप जानते होंगे अभी जो भारत में इसका कुल उत्पादन है वो 5 से 7% है, जिसे बढ़ाकर ये 25% अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहता है। ये B20 की बैठक थी, उसमें पीयूष गोयल ने कहा कि एप्पल देश में आईफोन निर्माण बढ़ाने पर जोर दे रही है। और साथ ही अमिताभ कांत जो हैं उन्होंने कहा हम ध्यान दे रहे हैं कि ताकि निजी क्षेत्र जो भी हैं उन सब में निवेश बढ़े, तेज़ी से आगे हमारा देश बढ़े। अब एप्पल के कोई भी फ़ोन आएंगे उसमें लिखा हुआ आएगा मेड इन इंडिया, ठीक है ना। अभी तक जो सबसे बड़ा इसका जो कंपनी है आईफोन की वो बेंगलुरु में है, भारत की, ठीक है। जो संयंत्र है जहाँ ये एप्पल का ये जो फ़ोन बनते हैं सबसे बड़ी जो अभी इंडिया में है वो बेंगलोर में है, ठीक है। अभी दुनिया में कोई भी बाजार हो वो सब एक अवसर की तरह भारत की तरफ ही देख रहे हैं, तो भारत के लिए आगे के लिए अच्छा है। आगे दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। विस्तारा है, विस्तारा कंपनी वो दिसंबर तिमाही में मुनाफे में आ गई है। आप भी जानते होंगे अभी इनके चालू वित्त वर्ष में इनके मुनाफे आ रहे हैं, मतलब रिजल्ट आ रहे हैं। तो 2022-2023 का जो दिसंबर तिमाही का रिजल्ट आया उसमें इन्होंने पहली बार लाभ कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। ये एयरलाइन कंपनी है, विमान कंपनी है, जो सोमवार को तिमाही में अपने आंकड़े जारी करे हैं। उस आंकड़ों में उन्होंने कहा है उन्होंने $1 अरब राजस्व के आंकड़े को पार कर लिया है, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं ना, उस रेवेन्यू को उन्होंने कहा है कि हमने $1 अरब के रेवेन्यू को पार कर लिया है। जो विस्तारा कंपनी है वो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। कंपनी ने 9 जनवरी 2015 को अपना ये जो बिजनेस शुरू करा था और वर्तमान में इनके 52 विमान हैं, ठीक है। आगे दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। हैदराबाद की जो टीका विनिर्माता कंपनी है बायोटेक, उसने सोमवार को कहा कि हम अपनी एंटी रेबीज टीके हैं उनको स्वेच्छा से वापस ले रहे हैं। उसका उन्होंने कारण भी दिया है। कर्नाटक के एक शिपिंग सेवा प्रदाता में जब ये चिरोबाग से जा रहा था तो वहाँ पे इनकी ये टीके चोरी हो गए थे, तो उसी कारण ये सारे खेप वापस मंगा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो खेप थी पूरी सही थी, जांच परख के बाद ही भेजी गई थी, लेकिन वजह ये है जो चोरी हो गए हैं उनकी कोल्ड स्टोरेज कैसे हो पाएगी, कहाँ ये बेचेंगे, किस तरीके से इसे मिला के बेचेंगे, इसी कारण से पूरी खेप को वापस मंगा रहे हैं। आगे देख लेते हैं दूसरी न्यूज़। ये न्यूज़ देख लेते हैं, लेकिन ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। ये संगीत स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता जो कंपनी है स्पॉटिफाई, वो अपने कर्मचारियों में से 6% की छटनी करेगी। उसने ये भी बताया है कि हम छटनी क्यों कर रहे हैं, कोई चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य है उसके कारण हम छटनी करना
हमें पड़ रहा है। हम अपनी लागत को कम करना चाहते हैं, कंपनी की लागत बढ़ रही है, इसलिए हम इसको कम मतलब छटनी करके इसको लागत कम होगी, क्योंकि सैलरी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें देनी पड़ती है, वो कम होगी तो हमारी लागत भी कम होगी। इससे पहले भी आप जानते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी छटनी करी, जैसे अमेज़ॉन ने करी है, माइक्रोसॉफ्ट ने करी है, मेटा ने करी है, गूगल ने बड़े पैमाने पर छटनी करी है। तो स्पॉटिफाई ये कहना चाहती है कि जो हमारी कुल कर्मचारियों की संख्या है 6,600, इसमें से करीब 400 लोगों को हम निकालेंगे, इससे प्रभावित होगा उनके लिए। तो ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ किसके लिए अच्छी नहीं है, पहले ये जानना ज़रूरी है। ये न्यूज़ सिर्फ कर्मचारियों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए न्यूज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि उसके मार्केट के लिए उसको लागत कम होगी, तो आगे वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें कर सकते हैं। तो कंपनी के लिए न्यूज़ ज़रूर अच्छी है, लेकिन कर्मचारियों के लिए न्यूज़ अच्छी नहीं है। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। जो भी लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए न्यूज़ बहुत अच्छी है। बजट से पहले निफ्टी में तेज़ी आ रही है। पिछले 2 वर्षों की तरह आम बजट आने वाला है। पहले शेयर बाजार में तेज़ी का रुख आप देख सकते हैं। बेंचमार्क निफ्टी पिछले महीने ही 1.8% बढ़कर बंद हुआ था। बीते 10 साल का हम डाटा निकालते हैं। बीते 10 साल में बजट से पहले एक महीने में निफ्टी का रिटर्न 7 बार हमेशा पॉजिटिव रहा है। हालांकि बजट के बाद एक महीने में अगर हम बात करें डाटा की, 10 में से 6 बार निफ्टी रिटर्न में गिरावट आई है। बजट से पहले हमेशा निफ्टी बढ़ता है और बजट के बाद ज़्यादातर यही हुआ है कि 10 में से अगर हम देखें तो 6 बार निफ्टी गिरा है। तो मतलब यही डाटा कहता है कि हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि बजट के बाद निफ्टी गिरता है। तो ये न्यूज़ उनके लिए अच्छी है जो मार्केट में पैसा लगाते हैं। बजट आने वाला है तो ये डाटा यही दिखा रहा है कि निफ्टी बढ़ेगा। इस बार बजट में निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि बुनियादी ढांचे और रक्षा संबंधी जो निवेश है उस पर सरकार जोर दे सकती है। इसके साथ ही रोजगार सृजन पर भी ध्यान देगी। आम चुनाव से पहले सरकार का अंतिम बजट है, क्योंकि आम चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे स्टेटों में चुनाव है, ठीक है ना। इसलिए सरकार चाहती है कि जो समाज के निचले तबके हैं उनके लिए कुछ हम रियायत देंगे तो हमारा मार्केट पे अच्छा इफेक्ट आएगा। सोमवार को आप जानते हैं सेंसेक्स में 319 पॉइंट के बढ़ते साथ बंद हुआ था, जो 60,941 पर, और निफ्टी 90 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए दोस्तों। ये न्यूज़ देख लेते हैं। अमेज़ॉन अपने एयर कार्गो शुरू करा है। वो अपने ही जो माल की ढुलाई होती है इधर से उस शहर में जाना है, उसके लिए इन्होंने शुरू करा है। डिलीवरी में तेज़ी आएगी इससे। ये भारत में शुरू करा है पहली बार। ये भारत में पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने ई कॉमर्स की, जिसने अपने माल की ढुलाई करने के लिए एयर कार्गो नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, शुरुआती चरण में अमेज़ॉन एयर 2 विमान 4 शहरों में चलाएगा, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में और मुंबई में। अमेज़ॉन बोइंग 737 और 800 विमान की पूरी कार्गो क्षमता करेगी, जिसे ये क्विक जेट कार्गो एयरलाइन द्वारा किया जाएगा संचालित। अपने परिवहन नेटवर्क में इजाफा कराने ग्राहकों को तेज़ी से डिलीवरी कर पाएंगे। इससे हम अमेज़ॉन इंडिया ने सोमवार को भारत में अमेज़ॉन एयर की शुरुआत करके ये बताया। इसके साथ ही ये भी कहा कि एयर कार्गो नेटवर्क वाली देश की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन जाएगी। उन्होंने ये साफ क्लियर कराया कि कंपनी का ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम ई कॉमर्स बनने के बाद हम इसे लॉजिस्टिक कारोबार या अमेज़ॉन एयर के नाम से हम मतलब फ़्लाइट की तरह हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ हमारी जो माल इस शहर से उस शहर जाने के लिए जल्दी पहुंचाने के लिए इसको प्रारंभ करा जा रहा है, शुरू करा जा रहा है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर भारत ही पहला ऐसा देश होगा जहां अमेज़ॉन ने इस कार्गो सेवा को शुरू करा है। तो अच्छी न्यूज़ है, अमेज़ॉन द्वारा ये शुरू करा गया, जिससे हमारा सामान जो भी हम डिलीवर करते हैं, कहीं भेजते हैं, जल्दी जल्दी पहुँच पाएगा। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं अब जल्दी से। ये न्यूज़ देख लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देश की प्रमुख जो आप जानते हैं वाहन कंपनी मारुति सुजुकी, उसने अभी जो अपने नया मॉडल निकाला था XUV मॉडल विटारा का, और उसने 11,170 जो अपने गाड़ियां जो है उसको वापस मंगवा ली हैं। इसका उन्होंने रीज़न भी दिया है, जो पिछले सीट बेल्ट है उसमें कुछ तकनीकी खराबी है, इस कारण इनसे वापस मंगवा रहे हैं। इसका जो विनिर्माण हुआ था अगस्त 2022 से 15 नवंबर 2022 के बीच में हुआ था। सीट बेल्ट में दिक्कत थी इसलिए हम वापस मंगा रहे हैं। बस इससे संबंधित न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़ देख लेते हैं। ये मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, कंपनी में जो पैसा लगाते हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। अच्छी क्या मतलब, उनको जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट में किस कंपनी में क्या हो रहा है, ताकि उनका पैसा कहीं फंस ना जाए, उनको लॉस ना हो जाए। अगर वो लगा रखा है तो कब उनको बाहर आ जाए। तो रतन इंडिया आप जानते होंगे, रतन इंडिया पावर, उन्होंने भी अपनी ये रिजल्ट घोषित करा है अक्टूबर दिसंबर का तिमाही का। तो उसमें जो घाटा हुआ है पहले से और बढ़ गया है। 480 करोड़ रुपए का इन्हें घाटा हुआ है। ये बिजली उत्पादन कंपनी है। पिछले वित्त वर्ष में इसी समान तिमाही में इन्हें 386 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।
तो ये घाटा पहले से और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें दिसंबर 2022 की तिमाही में इनका कुल खर्च था 1411 करोड़, जो इस बार बढ़कर हो गया है कुल खर्च 1243 करोड़। ठीक है, अगर आपने पैसा लगा रखा है या लगाने वाले हैं तो ये न्यूज़ को ध्यान में रखना। ये न्यूज़ उनके लिए अच्छी नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले थे, क्योंकि उनकी सब्सिडी सरकार की तरफ दी जा रही थी वो बंद हो गई है। इसके कारण उनके भाव बढ़ गए हैं। इससे संबंधित न्यूज़ है, आप हम देख लेते हैं। ओकिनामा जो स्कूटर्स है वो और हीरो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, इन्होंने पहली सूची में मार्च सितंबर में रियायत इनकी बंद हो गई है, इसलिए उनके भाव बढ़ गए हैं। मतलब उनकी कीमतें जो पहले बिक रही थी बाजार में अब आने वाले टाइम पर और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। हीरो जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो बेचती है उसने दावा करा है कि वो अपने ईवी को अभी भी रियायत ही दामों पर बेचेगी। डिटेल में पढ़ लेते हैं, बता देते हैं मैं आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहन है ना, फेम, ये चलन जो फेम एक इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड वाहन को ना ये रियायत देती है। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया ये, तो उन्होंने अब इस पर पूर्ण रूप से बंद कर दिया है कि हम अब कोई रियायत नहीं देंगे। इसी कारण से इन पे दबाव बढ़ गया है। जो कंपनियां जो विनिर्माण करती हैं इलेक्ट्रिक वाहन, क्योंकि उनकी लागत बढ़ जाएगी। हालांकि जो हीरो इलेक्ट्रॉनिक है वो भी अभी भी ये दावा कर रही हैं कि हम जो अपनी गाड़ियां हैं अभी भी उन्हीं रियायत जो पहले से कीमत चली आ रही है उन्हीं पे बेचेंगे। लेकिन अगर हम डिटेल में बात करें तो कंपनी ने अपने जो वाहन है वो 8,000 से 10,000 रुपये तक महंगे पहले से ही कर चुकी है। और ओकिनामा आप जानते होंगे स्कूटर्स हैं, वो भी अपने वाहनों में 10,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की अपनी जो कीमत उसको बढ़ा दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर अगर आंकड़े चेक करते हैं तो अब तक पंजीकृत 64 में से कम 17 कंपनियों को इस योजना के तहत मिलने वाली जो रियायत थी वो उससे हटा दिया गया है। तो इससे आप देख सकते हैं रियायत नहीं मिल पा रही, इसलिए कीमत बढ़ना तय है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं। जो मेट्रो का नया ब्रांड है उसके लिए बेहतर प्रदर्शन जारी रहा है, मतलब अच्छी उम्मीद आगे भी जारी रहेगी। अभी भी जो भी आंकड़ा आ रहा है बहुत अच्छा है। वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान राजस्व में जो रेवेन्यू होता है उसमें 24% की इन्होंने वृद्धि करी है और जो कुल स्टोरों की संख्या वो बढ़कर 720 हो गई है। अगर बात करते हैं वित्त वर्ष 2023 के 9वें महीने में, वहीं पे उन्होंने फर्म ने अभी तक 96 नए स्टोर खोल दिए हैं। उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 260 नए स्टोर हम खोलने के लिए तैयारी में हैं। जो बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध फुटवेयर ब्रांड है मेट्रो। वो कहना चाहती है कि वित्त वर्ष 2023 की दिसंबर तिमाही की उम्मीद से बेहतर परिणाम होंगे। स्टोर विस्तार, सामान स्टोर की जोरदार वृद्धि इनकी हुई है, इसी कारण ये ऐसा कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो लाभ भी काफ़ी दमदार रहा है इनका, और जो शुद्ध लाभ है उसमें थोड़ी सी ज़रूर कमी आई है, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी ये रेवेन्यू है, ऐसा चीज़ें हर चीज़ बड़ी है। कंपनी के अनुसार जो शादी विवाह जो त्यौहार का सीजन है इसके कारण भी संगठित क्षेत्र की जो बाजार है उसकी विस्तार में वृद्धि हुई है। कम मुद्रास्फीति के कारण अच्छी मांग रही है। हालांकि जो सकल स्तर पर जो मार्जिन है उसमें विस्तार देखा गया है, लेकिन जो परिचालन स्तर है उसमें सकल मार्जिन जो है वो 10 आधार अंक BPS जिसे कहते हैं वो बढ़कर 59.2% हो गया है। अपने खुद के जो उसके ब्रांड है उसमें भी इन्हें अच्छा मार्जिन मिला है। वो कहते हैं कि 2% बढ़कर 76% रहा है। कंपनी ने पूरे साल के लिए अपना सकल मार्जिन 55 से बढ़ाकर 57% के बीच बना रखा है। अगर हम आगे बात करते हैं मोतीवाल, जो मोतीवाल आप जानते हैं ओसवाल, वो शेयरों के बताता है कि किसको खरीदना चाहिए किसको बेचना चाहिए। तो उन्होंने भी इसके बारे में रेटिंग दी है कि अब इसको रेटिंग खरीदने की दी है, बाय करने की रेटिंग दी है। ब्रोकर का ये मानना है कि अधिक दमदार तो ये स्टोर खोल रहे हैं और इनकी वृद्धि में मजबूती आ रही है, इसलिए संचालन में मेट्रो को आगे चलकर अधिक अच्छा मूल्यांकन होगा, तो आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। जिन्होंने येस बैंक में पैसा लगा रखा है या जो येस बैंक में पैसा लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेकार न्यूज़ है। खुद येस बैंक के लिए बहुत ही गंदी न्यूज़ आई है। आपने देखा भी होगा सोमवार को येस बैंक का शेयर 8.33% गिरकर नीचे आया है। तो क्यों आया है ये देख लेते हैं। पिछले हफ्ते ही आप जानते होंगे मुंबई हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित करा था इसके खिलाफ। शुक्रवार को मुंबई उच्च न्यायालय ने येस बैंक के प्रशासक के उस फैसले को ही हटा दिया, दरकिनार कर दिया, जिसमें बैंक का 8,400 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त टियर 1 में डालने का उन्होंने आदेश दिया था। ठीक है, ये ब्रांड धारकों खुदरा निवेशकों के पास होते हैं। ये उच्च न्यायालय ने यह भी कहा अपने आदेश में, ऐसा लगता है जैसे प्रशासक ने 81 ब्रांड को भट्टे खाते में डालने में अपनी शक्तियों का ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, जबकि बैंक को 13 मार्च 2020 को ही दोबारा पुनर्गठित किया गया है।
जो 81 ब्रांड होते हैं ये परपेचुअल ब्रांड होते हैं। इसमें कॉल ऑप्शन चुनने की स्वविवेक की शक्ति बैंक के पास ही होती है, ऐसा बैंक का कहना है। साथ ही इन ब्रांडों पर ब्याज चुकाने का जो स्वविवेक होता है वो भी बैंक के पास ही होता है। उन मामलों को छोड़कर जहां बैंक इक्विटी धारकों को लाभांश का भुगतान कर रहा है, तब भी ये फैसला आया है। मुंबई जो अभी उन्होंने फैसला आया मुंबई उच्च न्यायालय का, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे जल्दी ही। इस फैसले के बाद जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं उसमें कुमार ने मीडिया से कहा था कि उच्च न्यायालय के फैसले का कुल जो पूंजी पर्याप्त अनुपात है उसका असर इस पर नहीं होगा इस फैसले का, लेकिन फिर भी हुआ। मुश्किल परिदृश्य में जब हम NT1 ब्रांड जो रिस्टोर होता है वो कॉमन इक्विटी टियर उससे नीचे आ जाएगा और 81 ऊपर चला जाएगा। जो भी है, लेकिन इसका पूरा भुगतान तो निवेशकों को उठाना पड़ा है। कल आप जानते हैं पहले तो ये 12% गिरकर नीचे आ गया था, लेकिन कल वॉल्यूम अच्छी थी, इसमें मार्केट उठ रहा था, पॉजिटिव था, तो इसलिए अपना जो शाम तक होते होते 12% से होके 8% पे आके रुका। लेकिन अभी येस बैंक में इन्वेस्ट करना या इंट्राडे करना आपके लिए ठीक नहीं है। किस दिशा में जाकर ये बैठेगा, कहते हैं ना ऊँट किस दिशा में बैठेगा अभी किसी को नहीं पता, तो अभी आप इससे दूर रहें। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़ अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे रुपए का भाव गिर चुका है और डॉलर का भाव फिर दोबारा चढ़ चुका है। अभी थोड़े दिन आप महीनों से देख रहे थे रुपए का भाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अभी आपने कल ही देखा होगा कारोबारी सत्र के दौरान करीब 2 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंचने के बाद जब से ये डॉलर के मुकाबले 81 के स्तर पर आ गया था, तोड़ दिया था, उसके बाद सोमवार को दोबारा ये अपनी बढ़त इसने गंवा दी और डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया। अपेक्षाकृत आकर्षक स्तर पर अमेरिकी मुद्रा के पहुंचने से आयातकों ने अमेरिका के जो डॉलर है उसको खरीदना चालू कर दिया था। इसी कारण रुपए का जो मूल्य है वो कम हो गया, ऐसा डीलरों का भी कहना, यही मानना है। हम ये भी मानते हैं क्योंकि RBI ने अभी डॉलर में काफ़ी खरीदी करी है, क्योंकि वो अपने जो इनका जो मुद्रा भंडार होता है उसमें ये अपनी जो विदेशी मुद्रा भंडार आप जानते हैं हर देश के पास होता है, उसमें काफ़ी कमी आ गई थी, तो उसको पूरा करने के लिए डॉलर को ख़रीद रहे थे। इसी कारण भी इनके भाव बढ़ गए और ये जो रुपये का भाव है वो गिर गया, ये भी इसका एक कारण माना जा रहा है। सोमवार को आपने देखा होगा जो देसी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 81.31 पर बंद हुआ। तो अगर हम बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को ये 81.13 स्तर पर था। शुरुआती जो कारोबार में जो देसी मुद्रा में डॉलर के मुकाबले काफ़ी तेज़ी आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि जो यूरो था, यूरो में तेज़ी आई थी। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में काफ़ी कमजोरी हो गए थे, इसके कारण भी भाव बढ़ गए थे हमारे रुपए के। यूरो में इस अनुपात में बढ़ोतरी हुई कि यूरो जोन में महंगाई से लड़ने की खातिर ब्याज दरों में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। शुरुआती कारोबार में देसी मुद्रा में जो डॉलर है उसके मुकाबले में तेज़ी आई थी, क्योंकि यूरो की तेज़ी के बाद जो अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इसी कारण यूरो में इस अनुमान में बढ़ोतरी हुई कि यूरो जोन में महंगाई से लड़ने की खातिर जो ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी। मैं यूरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। महंगाई में कमी, खुदरा बिक्री में नरमी, औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती, ये अमेरिका में कमज़ोर हुई थी। इसी आर्थिक आंकड़ों की राय को मजबूती दी कि फेडरल रिजर्व बैंक जो ब्याज दर है उसकी रफ्तार को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसी कारण पहले से बहुत मंदी आती जा रही है। इसी परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर इंडेक्स घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। आप भी जानते होंगे सोमवार को 3:30 बजे तक इंडेक्स में 101 पर आ गया था, 101.69 पर, जो इससे पहले 102 स्तर पर था, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ है। रुपए के गिरने के और बढ़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसी रीज़न को मैंने आपको बताया है, किस रीज़न से रुपया दोबारा घटना चालू हो गया है और डॉलर मजबूत होना चालू हो गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। आप सिर्फ इतना ये सीख सकते हैं इसमें कि रुपया जब भी गिरता है तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता, मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत सारे दूसरे रीज़न ज़रूर हैं, वो आपके लिए अभी नहीं है। जैसे जो IT कंपनियां होती हैं, जो विदेश से आया पैसा जो निर्यात करते हैं, अपना सामान आता है उससे पैसा आएगा, उनके लिए अच्छा रहता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ देख लेते हैं। IDBI बैंक जो आप जानते हैं उससे संबंधित न्यूज़ है। उनका शुद्ध लाभ है वो तीसरी तिमाही में बढ़ गया है। IDBI का जो शुद्ध लाभ है वो दिसंबर 2022 में समाप्त तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 60% से बढ़ा है, जो 927 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
बैंक के मुनाफे को भी बल मिला है। पिछले साल की समान तिमाही की अगर बात करें, इसमें शुद्ध लाभ 578 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2022 की तीस तिमाही में बैंक का लाभ 828 करोड़ रुपए था। बैंक की शुद्ध ब्याज है और जो आय दिसंबर में तिमाही में है वो 23% बढ़ के साथ 2,925 करोड़ रुपए रही है। और अगर हम बात करें पिछली इसी समान तिमाही में 2,383 करोड़ रुपए थी, इसलिए ये बड़ा है। अगर हम बात करते हैं बैंक की सकल एनपीए की, सकल एनपीए जो 2022 का है वो 13.82% रहा, जो एक साल पहले इसी समान अवधि में 21.68% रहा था। तो ये एनपीए घटना बैंकों के लिए अच्छा होता है। तो अभी आईडीबीआई बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें या इंटरडे करना चाहें तो आज इसे आप देख सकते हैं। लेकिन इंटरडे करने वाले ये ज़रूर ध्यान रखें, कोई भी शेयर होता है या कोई भी कंपनी होती है जब उसका प्रॉफिट आने वाला होता है तो निवेशक हो वो पहले से जानते हैं इसका प्रॉफिट अच्छा ही आएगा, उसके पहले ही ये शेयर के भाव को बढ़ा चुके होते हैं। तो आज ये शेयर उठेगा गिरेगा, आप इस पे ज़रूर ध्यान रखना। न्यूज़ अच्छी है, न्यूज़ अच्छी होने के बाद भी कभी कभी शेयर का भाव गिरता है। इसका कारण ये होता है कि उससे पहले ही निवेशक अपनी पोजीशन बना के बैठ चुके होते हैं और प्रॉफिट आते हैं उसमें। जैसे भाव बढ़ते हैं क्योंकि पता है कि अब आएंगे और अपना जैसे भाव बढ़ता है अपना निकलना चालू करता है, इसलिए वापस मार्केट रिवर्स होता है और शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट के पर्पज़ से अच्छा है। इन्वेस्ट और इंटरडे करने वाले कॉशन करके देखकर ही इसमें इंटरडे करें। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं, रिलायंस कैपिटल के लिए है। रिलायंस कैपिटल की अब नीलामी का जो अंतिम फैसला वो पूरा हो गया है, तो इसलिए नीलामी का इसका दौर आगे किया जाएगा। आप जानते होंगे रिलायंस कैपिटल के बारे में, जो धीरे धीरे अब इसके भाव के शेयर के भाव क्या थे और आसमान से ज़मीन पे आ चुके हैं इसके कारण, क्योंकि कंपनी दिवालिया होती जा रही है, हो चुकी है। अब जानते होंगे भारतीय लेनदार सोमवार को रिलायंस कैपिटल की जो परिसंपत्ति बेचने की नीलामी का जो दूसरा दौर है वो नाकाम रहा था। क्यों नाकाम रहा था? क्योंकि एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने ये आदेश पारित कर दिया था, जब तक कि हम अंतिम आदेश पारित ना कर दें तब तक जो मामला जहाँ पे वो वैसा ही रहे, इसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो एनसीएलटी पीठ ने कहा कि वह अगले हफ्ते यह आदेश जारी करेगा, क्योंकि जब सुनवाई जो थी वो पूरी हो चुकी है। पहले दौर में सबसे ऊंची बोली लगाने वाली जो टॉरेंट ने लेनदारों की तरफ से आरकैप की परिसंपत्तियों की बेहतर कीमत पाने के लिए दूसरे दौर की नीलामी आयोजित करने के खिलाफ एनसीएलटी का दरवाज़ा खटखटाया था कि हमें जो संपत्ति की जो नीलामी हो रही है उसमें पैसा जो मिलना चाहिए वो अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेनदारों ने तर्क दिया था कि टॉरेंट व हिंदुजा दोनों की पेशकश अधिकतम से कम है। ये दोनों ही इसमें बोली लगा रहे थे, लेकिन बोली आपस में ही दोनों कम लगा रहे थे। ऐसे में उन्हें टॉरेंट से बेहतर मूल्यांकन पाने के लिए नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करना होगा। तो ये दूसरा दौर आयोजित होगा, उस टाइम ये आरकैप की नीलामी का जो भी पूरा फैसला वो पूरा हो जाएगा। तो उसमें क्या फ़ैसला आता है और क्या नीलामी में क्या भाव मिलता है, ये देखने वाली बात है। जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा लगा रखा है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है या बेकार न्यूज़ है, ये आने वाले वक्त में बताएगा। आगे चलते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। बहुत ही शानदार न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। उन लोगों के न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए कि एक्सिस बैंक का जो लाभ है वो 62% बढ़ चुका है। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक का चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में जो शुद्ध लाभ है वो 62% बढ़कर 5,853 करोड़ रुपए हो गया है। क्यों हुआ है ये कंपनी ने बताया है, बैंक ने बताया है कि हमारे जो ब्याज में जो आय होती है, ब्याज देते हैं, कर्जा देते हैं, किसी को लोन देते हैं, उस पर जो ब्याज मिलता है उस आय में बढ़ोतरी हुई है। और जो कर्ज फंस जाता है, लोग को हम देते हैं, किसी कंपनी को देते हैं तो वो मिल नहीं पाता, उस कर्जे की जो फंसा हुआ कर्ज है उसमें कमी आई है, तो इससे हमारा मुनाफा बढ़ा है। तिमाही में ये बता रहे हैं जो कुल आय है वो बढ़कर 26,662 करोड़ रुपए हो गई है। और इसी का हम बात करें, तुलना करते हैं पिछले साल की, तो इसी समान तिमाही में इनका जो प्रॉफिट था वो था कंपनी का 21,101 करोड़। तो उसके मुकाबले ये बड़ा है, अच्छी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं, सरकार ला रही है नया डेटा कानून, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अच्छी जानकारी है। सूचना तकनीकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि हम प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत जो डेटा होता है उसके संरक्षण के लिए हम माध्यम व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार को एक संरक्षण करने के लिए कानून ला रहे हैं। उद्योग संगठन सीसीआई द्वारा आयोजित B20 सम्मेलन के उद्घाटन में वैष्णव ने कहा कि निजता
का अधिकार और व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सामान्य डेटा सुरक्षा कानून ला रहे हैं। इससे क्या है, हम जो भी हमारा डेटा होता है, हम किसी को कॉल करते हैं, वो सारा डेटा कंपनी के पास होता है, वो उसका मिसयूज़ करते हैं। उसको संरक्षित करने के लिए वो किसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या कर सकते हैं, वो सब कानून के अंदर होगा। डेटा संरक्षण विधेयक को लेकर आईटी मंत्रालय ने विभिन्न हिस्सेदारी है उन सबसे बात करी है। इसको लेकर 2019 का मसौदा भी आया था पहले, लेकिन उसको उस टाइम खारिज कर दिया गया था। बाद में जो संसद की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर ही ये नया मसौदा पेश किया गया है। निजता कानून में निजता का अधिकार भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में रखा गया है। मसौदा विधेयक में भारत में व्यक्तिगत जो डिजिटल डेटा के प्रासंगिक और उनके संग्रह का कानूनी है ना, उस रूप को पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा। अभी हमारी दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास एंड टू एंड 4G और 5G का वो उपलब्ध है, लेकिन निजी सार्वजनिक भागीदार के जरिए भारत ने सभी अपनी प्रौद्योगिकी विकसित करी है, जिसका परीक्षण 1 करोड़ कॉल एक साथ आने की स्थिति में 1 करोड़ एक साथ कॉल आ सकती है। ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है। इसके मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये भी कहा है कि 2023 के दौरान हम करीब 50,000 से 70,000 टावर लगाएंगे ऐसे स्थल पर, और 2024 में इन प्रौद्योगिकी की पेशकश पूरी दुनिया को की जाएगी। अभी तो सिर्फ भारत में, उसके 2024 तक पूरी दुनिया को इसकी हम आगे टेक्निक भेजेंगे। उनका कहना है कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 व्यापक राहें, एक तो आर्थिक प्रबंधन, डिजिटल अर्थव्यवस्था के जो नियम हैं, नई प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित, ये सारे काम हम कर रहे हैं। और आने वाले 5 से 6 वर्षों में दुनिया के हर जगह हम भारत की मिसाल कायम करेंगे। तो इतनी ये न्यूज़ है कि ये हम कानून ला रहे हैं, उस कानून में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं, लॉजिस्टिक्स से संबंधित न्यूज़ है। इसमें बताया गया पीएम गति शक्ति की पहल से हमारा जो लॉजिस्टिक है उसका जो खर्च है वो घटेगा, और जो चीज़ें हैं, जो दक्षता है वो बढ़ेगी, कारोबार में फ़ायदा होगा। ये सब पीएम की गति शक्ति जो योजना उसके अनुसार ये होगा। कैसे होगा ये न्यूज़ हम देख लेते हैं। निवेश एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो DPI-IT के सचिव है ना, अनुराग जैन, उन्होंने सोमवार को कहा कि पीएम गति शक्ति के पहल लॉजिस्टिक का खर्च हम कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, कारोबारों को फ़ायदा ऐसी हम चीज़ें ला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस शक्ति पोर्टल के तहत ज़मीन हो, जंगल हो, खादान हो या मौजूदा जो भी ढांचागत सुविधाएं, उसके बारे में हमने ये आंकड़े तैयार करे हैं, और ये आंकड़े 1600 से भी अधिक के हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे कि दुनिया में जो बढ़ती जा रही है असमानता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए सरकार ने ये भी कहा है इस चुनौती भरे वातावरण को ठीक करने के लिए हमें शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ना पड़ेगा। इस बदलाव की प्रक्रिया को ही हमें अपनाना पड़ेगा। IT के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी ने सोमवार को ये बात कही कि यहाँ बिजनेस 20 की बैठक में अपने संबोधन के दौरान पुरी ने स्थायी भविष्य के लिए समग्र व्यवहार से समाधान निकालने के लिए वैश्विक समुदाय से सामूहिक प्रयास का आह्वान किया है कि हमें सामूहिक रूप से इसकी तरफ बढ़ना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक आप जानते होंगे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो माल होता है, सेवाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उनको एक तरीके से ना, एक योजनाबद्ध तरीके से जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और जहाँ तक इन्हें पहुँचाना होता है, उसको हम लॉजिस्टिक में डालते हैं। ठीक है, तो उसको सुगम बनाने के लिए, उसके खर्च को कम करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और उत्सर्जन जो होता है, जो पर्यावरण को नुकसान होता है उससे, उसको कम करने के लिए सारी चीज़ें ला रहे हैं। ठीक है ना, ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है, पीएम गति शक्ति के पहल। तो ये न्यूज़ इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ हम देख लेते हैं। बैंकों ने अपनी जो सेविंग अकाउंट में हम पैसे जमा करते हैं, बैंक में जो पैसे जमा करते हैं, उसमें जो हमें ब्याज मिलता है उसमें इजाफा करने की बात कही है। ऐसे 4 बैंक है। इतनी खास न्यूज़ ये है नहीं हमारे लिए, क्योंकि ये बड़े जो लोग होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, उनके लिए ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। इसका कुछ रीज़न है। बैंकों ने जमा अपनी बढ़ाई है। वो कौन कौन से बैंक है बता देता हूँ। ICICI बैंक है, RBL बैंक है, एक्सिस बैंक है और IDFC फर्स्ट बैंक है। क्यों मैं बताता, क्योंकि ICICI बैंक ने कहा है कि जो 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए से कम तक के जो पैसे होंगे उसमें हम ये पैसा बढ़ा रहे हैं, ना कि हम जैसे जो 1 लाख 2 लाख 50 लाख रुपए जमा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक्सिस बैंक ने भी यही कहा है कि हम 20 जनवरी से 2 करोड़ रुपए से कम, लेकिन 5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक जो भी जमा करेगा उसमें हम 6.60% तक का ब्याज हम देंगे। और RBL ने 19 जनवरी से ये कहा है कि 19 जनवरी से जो भी 2 करोड़ रुपए से कम तक का जो भी होगा उसमें हम ये संशोधन करेंगे। ठीक है, तो इतनी न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं।
ये न्यूज़ देख लेते हैं हम। नकली हॉलमार्क जो गहने होते हैं वो कुछ सुनार बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि अब सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हॉलमार्क वाले ही गहने बेचे जाएंगे। तो इसलिए उससे संबंधित न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो ज्वेलर्स ऐसा काम करते हैं उनके काम की न्यूज़ है। हम ये बता देता हूँ, BIS जो BIS है, भारतीय मानक ब्यूरो, उन्होंने सोने के गहनों पर BIS हॉलमार्क के दुरुपयोग की जांच के लिए महाराष्ट्र में विभिन्न शहरों में ये जांच अभियान चलाया था। जैसे मुंबई हुआ, ठाणे हुआ, पुणे हुआ, नागपुर हुआ, ऐसे 6 शहरों में ये एक साथ छापे लगे थे। उन्होंने इसमें पाया कि 2 प्रतिष्ठित, और ये छापे पड़े। BIS के अध्यक्ष ने कहा कि उस टाइम हमें 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का करीब 2.75 किलो सोने के गहने जब्त किए। ये गहनों की कीमत बताई है कि 2.75 किलो सोने तक के गहने हमने ऐसे जब्त किए हैं जिनकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, जो अपने मानक तय जो दिए के उनके खिलाफ ये थे। ठीक है ना। तो उससे संबंधित न्यूज़ है, बहुत लंबी है, उसका कोई फायदा नहीं है। आगे दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ हम देख लेते हैं। ये राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने कहा है कि मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूँ, स्वेच्छा से अपना पद छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए इन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना इच्छा भी जताई है। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये इनका विवाद चल रहा है काफ़ी टाइम से। महाराष्ट्र में इन्होंने कुछ बयान दिए थे, तो तब जब पार्टी थी ठाकरे जी की, तब उनके साथ इनका विवाद काफ़ी रहा था, तो इसलिए तब भी इनका इस्तीफ़ा मांगा गया था, लेकिन तब इन्होंने दिया नहीं था। लेकिन अब ये अपना इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। एक राज्यपाल को 5 साल पूरे करने होते हैं अपने कार्यकाल के, लेकिन यहाँ किशोर ने अभी 3 साल ही पूरे करे हैं। 2019 में वो राज्यपाल नियुक्त हुए थे। ठीक है, 3 साल काफ़ी सुर्खियों में भी रहे थे, आप जानते होंगे। कुछ दिन पहले विपक्षी दल से भी इनकी जब ये मांग हुई थी, आप वो सब चीज़ें जानते होंगे। बहुत लंबी न्यूज़ है, इसका हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब जो सिर्फ मेन जानकारी है वही मैं आपकी दे पाऊँगा इसमें। उसको जो फ़ायदा नहीं है हमारे इससे स्टॉक से संबंधित या इकोनॉमी से संबंधित, तो वो मैं न्यूज़ ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। अन्य राज्यों में भी राज्यपाल के कुछ पद खाली हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओडिशा हुआ, पांडिचेरी हुआ, असम हुआ, सिक्किम हुआ, ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे ये अभी राज्यपाल के पद खाली हैं। मेघालय में अभी आप जानते हैं मार्च में नई सरकार आएगी, या सरकार जो भी है वही आएगी, या नई सरकार आएगी जो भी, तो उसमें भी राज्यपाल नियुक्त होंगे। तो इससे संबंधित न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ देख लेते हैं। ये भी न्यूज़ मार्केट संबंधित नहीं है, ना इकोनॉमी संबंधित है, लेकिन बता देता हूँ मैं आपको। परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनके नाम से ही अंडमान के जो 11 सबसे बड़े द्वीप समूह हैं उनके नाम रखे जाएंगे। तो संबंधित न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं। इतनी ही न्यूज़ इसके लिए काफ़ी है। ये न्यूज़ देख लेते हैं। BCCI से संबंधित न्यूज़ है। उनका कहना है कि 4000 करोड़ की हमारी कमाई होने की उम्मीद है। कैसे? जो BCCI है वो अब लेडीज़ जो महिला है उनके भी IPL कराएगी, तो उन्हीं की 5 टीमों की नीलामी होगी। उन नीलामी से जो हमें पैसा आएगा ये उसी से, उनका कहना है, क्योंकि इससे सिर्फ जो व्यवसाय होते हैं, जो बड़े घराने हैं, वो इसमें बोली लगाएंगे। और कम से कम उन्होंने ये भी कहा है कि बोली 500-600 करोड़ रुपये की पर उस पर बिकने की उम्मीद है, जिससे ये 4000 करोड़ की अच्छी कमाई हो सकती है। तो उससे संबंधित न्यूज़ है। इतना ही काफ़ी आज के लिए। और दोस्तों, मैं ऐसे ही आपसे न्यूज़ लाता रहूँगा। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना। आपका प्यार मुझे चाहिए आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।